मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है नौकरशाही के आकार में कमी। नौकरशाही के आकार में कमी का अर्थ है सरकार की मशीनरी के आकार में कमी लाना, अर्थात सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए जिस सरकारी मशीनरी का हम कहें लगाया जाता है या उस कार्यों में संलग्न होती है, उसके आकार को छोटा किया जाए, उसमें कमी लाई जाए। अब यह प्रश्न उठता है कि ये आकार में कमी लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या आवश्यकता थी या क्यों यह प्रश्न आया कि सरकार की मशीनरी को कम किया जाए। तो इसको विश्लेषण करने से पूर्व हमें इससे पूर्व की जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करके देखना होगा, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की व्यवस्था है, यह वह व्यवस्था है जिसमें कि जो बहुत सारे देश थे उनमें जो व्यवस्था उभर कर सामने आई थी, उसमें जहां देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, वहीं उन देशों के समक्ष यह भी चुनौती थी कि जो लोग द्वितीय विश्व युद्ध में जो परिवार, जो देश कमजोर हो गए थे, किस प्रकार से उन्हें सरकारी सहायता प्रदान कर उनको उनके जीवन स्तर को सामान्य किया जाए और बेहतर बनाया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप जो राज्य की अवधारणा उभर कर सामने आई थी वह थी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि राज्य के द्वारा जो कार्य हैं वे कार्य केवल आंतरिक व्यवस्था बनाने से या अपराधों को रोकने से, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने से या इसी के साथ साथ राजस्व वसूल करना, इस तक ही सीमित ना होकर, जो कि एक पुलिस राज्य के कार्य होते हैं उस तक ही सीमित ना होकर ये उसके द्वारा राज्य के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाएं जहां पर कि जो समाज का ऐसा वर्ग है जिसकी आवश्यकताएं किन्हीं कारणों से वह स्वयं पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसे सरकारी सहायता की आवश्यकता है। तो राज्य के द्वारा जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लोगों को और सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर जो कार्य किए जाते हैं, तो वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्वरूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो इस अवधारणा का विकास हुआ था उसके परिणाम स्वरूप राज्य के कार्यों में बहुत वृद्धि हुई, और यह जो वृद्धि थी यह प्रत्येक क्षेत्र में जब राज्य ने कार्य करना आरंभ हुआ तो नीतियों का निर्माण किया, तो उन नीतियों को लागू करने के लिए एक बड़े प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो नौकरशाही का आकार था वह भी और विस्तृत होता चला गया, उसका आकार बढ़ गया, उसके ऊपर जो होने वाला था व्यय था वो भी बढ़ गया। यह अवधारणा न केवल विकसित देशों में बल्कि विकासशील देशों में, या जो विकास के उन्मुख तरफ या अल्प विकसित देश थे जो विकास के उन्मुख थे, उनके द्वारा, ये लगभग सभी देशों के द्वारा इस अवधारणा को स्वीकार किया जा रहा था। यह जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से लगभग हम कहें 70-80 के दशक तक यह व्यवस्था कार्य करती रही। लेकिन 70 और 80 के दशक तक आते आते इस बात को महसूस किया जाने लगा था विद्वानों के द्वारा या राजनीतिज्ञों के द्वारा कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है यह वर्तमान संदर्भों में अब उपयुक्त नहीं सिद्ध हो पा रही है। इसको जो प्रथम बार इस बात को महसूस किया गया वह था ग्रेट ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर के द्वारा, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे रीगन के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि अब इस बात पर बल दिया जाना चाहिए
चाहिए कि राज्य के कार्यों को सीमित किया जाए, क्योंकि राज्य के कार्य जो थे इस समय तक इतने बढ़ चुके थे कि प्रत्येक स्तर पर राज्य की भूमिका दिखाई देती थी। अगर हम कहें कि प्रशासकीय राज्य लगने लगा था तो उस प्रकार की भूमिका में राज्य उभर रहा था कि बचपन से लेकर या जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु है हर जगह प्रशासन उपस्थित है, प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसी के पश्चात जब इन दोनों देशों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राज्य के कार्यों को सीमित किया जाए, तो धीरे धीरे इस बात पर भी बल दिया जाने लगा कि अब नौकरशाही के आकार में कमी की जाए, क्योंकि राज्य के कार्य से सीमित करने का अर्थ है कि जो बड़ी प्रशासनिक मशीनरी है उस प्रशासनिक मशीनरी का आकार भी छोटा हो जाएगा, कार्य सीमित होंगे, प्रशासनिक तंत्र भी छोटा होगा। तो जिस प्रकार से इस जो डाउन साइजिंग थी ब्यूरोक्रेसी का, उसका यही उद्देश्य था कि उस पर बल दिया जाए। और जब 1990 का दशक आया तो उस दशक में जब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की अवधारणा ने वैश्विक पटल पर साकार रूप लिया, तो ये बात और भी स्पष्ट होती चली गई कि जब व्यवस्था बाजार आधारित है और बहुत सारी चीजें अब ओपन कर दी गई हैं, खुली प्रतियोगिता हो गई है, तो ऐसे परिस्थितियों में जो नौकरशाही का आकार है वो अब राज्य के कार्यों की अपेक्षा कहीं बड़ा है, इसलिए उसके आकार में कमी की जानी चाहिए। इसी बात को ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भी अन्य देशों के द्वारा नौकरशाही के आकार में किस प्रकार से कमी की जाए उसके प्रयास किए जाने लगे थे। अर्थात हम कहें कि ये जो देश थे उन्होंने इस बात को, इस अवधारणा को आरंभ करके इस बात पर बल दिया, प्रयास किए कि किस प्रकार से कम किया जाए, और उसके पश्चात अन्य देशों के द्वारा भी इस बात के या इस पर प्रयास किया जाने लगा कि इसके आकार में कमी की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ जो इस अवधारणा का जो विकास हुआ था उसके पीछे का जो अगर हम कारणों का विश्लेषण करें कि ये अवधारणा क्यों आई थी, वह थी कि जो प्रशासनिक मशीनरी थी, एक तो उसका आकार बहुत बड़ा था और उसी के साथ साथ उस पर होने वाला व्यय वो बहुत अधिक था। अब ये जो व्यय था, इस व्यय को ध्यान में रखते हुए विकसित एवं विकासशील देशों के द्वारा यह महसूस किया गया कि जो सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा इस प्रशासनिक तंत्र को मेंटेन करने पर खर्च होता है और उसका जो आउटपुट है वो उतना नहीं आता, तो उसके लिए उस आकार को कमी करके उस धन को जो अन्य विकासात्मक योजनाएं हैं, जनता के विकास है, उस पर खर्च किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बेहतर आएंगे। क्योंकि जो पार्किंसन नियम है जो इस बात पर बल देता है कि नौकरशाही या की जो एक प्रवृत्ति होती है वह होती है कि वह अपने आकार में वृद्धि करती रहती है, वह वृद्धि चाहती है, भले काम बढ़े या ना बढ़े लेकिन आकार में वृद्धि होती है। इसे ही पार्किंसन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है कि जिसमें आकार की वृद्धि के उपरांत भी नौकरशाही की जो कार्यकुशलता है उसका स्तर गिरता जाता है। अर्थात नौकरशाही काम को इतना विस्तृत दिखाती है कि लगता है कि और नई भर्तियां की जाएं, आकार बड़ा किया जाए, और जब आकार बड़ा हो जाता है उसके उपरांत भी नौकरशाही में जो कार्य कुशलता आनी चाहिए, जो वर्क एफिशिएंसी दिखनी चाहिए, उसके बजाय वो कुशलता का स्तर और कम होता चला जाता है। तो जब पार्किंसन के द्वारा ये नियम दिया गया तो उसमें इस बात को और भी बलवती कर दिया कि निश्चित रूप से यह जो समय है इस पर यह आकार में कमी की जाए और उसको और प्रभावी तरीके से करने के लिए उस धन को खर्च जो हो रहा है उसको भी बचाया जाए। इसी के साथ साथ जो कार्य की अपेक्षा इसमें प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि नौकरशाही एक अपना रूटीन वर्क करने के लिए इस तरीके की जटिलता को अपना लेती है, नियमों और कानूनों को इतनी जटिलता के साथ उनका पालन करती है कि
प्रक्रियाओं पर अधिक बल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल कार्यों में की गति धीमी होती है, वो लाल फीताशाही के में फंस कर रह जाता है। जबकि प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है कि कार्यों को एक निश्चित समय पर किया जाए, उत्तरदायित्वता के साथ किया जाए और उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार की नौकरशाही होती है, वह कार्यों की प्रक्रियाओं को इतना जटिल बनाते हुए इस प्रकार से उलझा देती है कि सरल से सरल कार्य भी वो कठिन लगने लगता है। इसी के साथ जो 1990 का दशक है, या हम कहें उससे पहले ही जो नवीन लोक प्रबंध का आरंभ हो चुकी थी, उसकी अवधारणा, उसने भी नौकरशाही के आकार में के कमी में बात की। क्योंकि जो नवीन लोक प्रबंध है वो भी इस बात पर बल देता है क्यों कि बाजार उन्मुखी व्यवस्था हो, ग्राहकों उन्मुखी व्यवस्था हो, लक्ष्य आधारित व्यवस्था हो, जिससे कि उसमें खुलापन भी होगा, पारदर्शिता भी होगी। और इसी के साथ साथ जो नवीन लोक प्रबंध ने 3E की बात की थी कि एफिशिएंसी भी हो और उसी के साथ साथ उसमें इकोनॉमी भी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। तो जो 3E का कॉन्सेप्ट है, उसका जो नौकरशाही है उसमें उसका बिल्कुल अभाव दिखलाई देता है। तो ये जो अभाव है वह इस बात पर बल देता है कि उसके स्थान पर इस तरीके की व्यवस्था को अपनाया जाए, जिस तरीके की जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन्हें निजी क्षेत्रों के लिए ओपन करके एक प्रतियोगिता को जन्म दिया जाए। जब प्रतियोगिता होगी तो प्रतिस्पर्धा होगी, और जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से बेहतर चीजें उभर कर सामने आएंगी। तो नवीन लोक प्रबंध का उदय और उसी के साथ साथ जो 1990 का दशक है और उसके पश्चात का है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उसका प्रभाव है। ये कुल मिलाकर ऐसे परिस्थितियां उस समय पर बनती हैं जबकि यह बात और प्रमुख रूप से उभर कर आई कि नौकरशाही के आकार में कमी की जानी चाहिए। अब इसी दौर में या इससे पहले से ही अगर हम कहें तो जो गैर सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा जो भूमिका निभाई जाने लगी थी वो धीरे धीरे महत्वपूर्ण होती जा रही थी। वो इस बात पर बल दिया जाने लगा कि ये जो संगठन है, क्योंकि ये संगठन निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं, जब जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता के मध्य से ये निकल कर आते हैं, जनता ही स्वयं इनका निर्माण करती है, तो जनता का विश्वास इन संगठनों में अधिक होता है। तो इन संगठनों को सरकार एवं जनता के मध्य एक माध्यम बनाते हुए सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन ना होना भी जो अपेक्षा होती है या परिणाम हम अपेक्षित परिणाम चाहते हैं उसमें जो कमी रहती है, उसका कारण यही होता है कि जनता तक वो योजनाएं उतने बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाती। तो उसके लिए जरूरी है कि जो ये गैर सरकारी संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, इनकी भूमिका को जो वो निभा रहे थे उसको और प्रभावी बनाया जाए और जनता और सरकार के मध्य में उन्हें एक कड़ी के रूप में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध की हम बात करें, जिस तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग कार्यालयों में या सरकारी कार्यों में होना आरंभ हो गया था, उसने भी जो मानव शक्ति थी उसको कम करने पर बल दिया था। क्योंकि उससे पूर्व जो कार्य हम कहें कार्मिकों के द्वारा किया जाता था, सरकारी मशीनरी में मानव शक्ति के द्वारा किया जाता था, कंप्यूटर का प्रयोग होने से, इंटरनेट का प्रयोग होने से, सूचना तकनीक का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ने से अब उस कार्य को मानव शक्ति के बजाय इन कंप्यूटर के द्वारा किया जाने लगा था या मशीनों के द्वारा किया जाने लगा था। जब मशीनों के द्वारा सका कार्यालयों में प्रयोग आरंभ हो गया और उनकी सफलता भी बढ़ती चली गई, तो उससे जो मानव शक्ति पर किया जाने वाला खर्च था या जो उसका बड़ा आकार था, अब यह महसूस किया जाने लगा
कि जब इन कार्यों को, जो सरकारी कार्य हैं उनको इन तकनीकों के माध्यम से किया जा रहा है, कम खर्च में कम मानव शक्ति के साथ किया जाना संभव हो पा रहा है, तो ऐसे में जो संगठन का आकार है, सरकारी मशीनरी का आकार है, उसको कम किया जाए और जिससे कि इन तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए बेहतर से बेहतर सुविधाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा सकें। जो सार्वजनिक उपक्रम थे, क्योंकि जब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हो रहा था तो जो अधिक से अधिक उपक्रम थे वो सार्वजनिक थे, तो अब इस बात पर भी बल दिया गया कि इन्हें अब निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जाए। निजी क्षेत्रों के हाथों में जब ये उपक्रम आएंगे, क्योंकि ये महसूस किया जाने लगा था कि जो ये सरकारी उपक्रम है ये या तो बहुत ही हम कहें उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, खस्ता हालत में हैं, या जिस लक्ष्य को निर्धारित करके उनकी स्थापना की गई थी उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जब इन्हें निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जाएगा, तो जब निजी क्षेत्रों की तकनीक का, उद्यमी तकनीक का प्रयोग इन क्षेत्रों में होगा, तो न केवल इन जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उपक्रम है, न केवल उनमें सुधार होगा, बल्कि वो और बेहतर जो आउटपुट है, जो परिणाम है, वो देने में सक्षम हो सके।